नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर हुए रवाना। पहले पड़ाव में ब्रिटेन दौरे में प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर रहेगा फोकस। बिहार एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। विपक्ष की नारेबाजी के बीच ही खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेश किए 2 विधेयक। राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव के सभी नोटिस सभापति ने किए खारिज। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी हमलावर। बार बार सदन की कार्रवाई को बाधित करने की मंशा पर उठाए सवाल। विपक्ष पर लगाया लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदलने का आरोप। कहा बेवजह और बेबुनियाद है विरोध। उद्योग के लिहाज से पिछड़ रहा पश्चिम बंगाल। राज्य से व्यापार समेटने को मजबूर कंपनियों पर भाजपा हमलावर। अफसरों की तलाश में पलायन करने को मजबूर युवाओं को लेकर घेरे में ममता सरकार। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला। भारत की तरफ से अंशुल काम्बोज कर रहे हैं टेस्ट डेब्यू। साई सुदर्शन और शार्दुल ठाकुर भी टीम में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। दौरे के पहले चरण में पीएम ब्रिटेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री वहां अपने समकक्ष केयर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम की ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स के साथ भी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बाद मालदीव पहुंचेंगे। पीएम वहां स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। पीएम ने अपने प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में भारत यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी का जिक्र किया। पीएम ने उन क्षेत्रों को रेखांकित किया जिनमें दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से उनकी वार्ता में दोनों देशों के पास आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने का अवसर होगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों में समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा है। मालदीव यात्रा को लेकर पीएम ने कहा कि व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के संयुक्त दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए सहयोग को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मोइत्जू सहित शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। पीएम की इस यात्रा के महत्व को लेकर यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी से बात की हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 और 24 जुलाई को यूके के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे में क्या है खास, इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूके में भारत के हाई कमिश्नर विक्रम दोराईस्वामी जी। सर, बहुत स्वागत है डीडी न्यूज पर वक्त देने के लिए। प्रधानमंत्री की ये 4थी यूके की यात्रा है। इस यात्रा में क्या महत्वपूर्ण और कैसे खास होने वाली है, क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है प्रधानमंत्री की इस यात्रा में? जी, हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा इस बार बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजार रहे हैं यहाँ पे, मगर उनका एजेंडा बहुत फोकस्ड है, बहुत सटीक एजेंडा है उनका। फोकस ज़्यादातर जैसे कहते हैं फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप पे है, ताकि इंडिया और यूके, हालांकि हमारी मैत्री की इतिहास भी काफ़ी पुरानी है, मगर आज की तारीख में, आज की दुनिया में हमें फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप की ज़रूरत है, जिसमें ट्रेड, व्यापार जो हमारे बीच में अच्छा है, इन्वेस्टमेंट, दोनों देश में निवेश काफ़ी भारी मात्रा में होता है, टेक्नोलॉजी की जो पार्टनरशिप होती है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे ख्याल में ये है कि हायर एजुकेशन का जो पार्टनरशिप, जो नया सिलसिला शुरू हुआ है यूके के साथ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों पे प्राइम मिनिस्टर साहब फोकस देंगे उनके दौरा पे, और हम ये उम्मीद रखेंगे कि अगले कुछ 2-4 साल में पीएम साहब के विज़िट के बाद हमारी रिलेशनशिप एक नए स्तर पर पहुंचेगी। सर, प्रधानमंत्री के इस दौरे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी लगातार सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इस मोर्चे पर इस में क्या कुछ होने वाला है, क्या उम्मीद कर सकते हैं इसको लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री साहब का ऑफिशियल विजिट है। गलत होगा कि अगर मैं
पीएम साहब के पहले कुछ कह दूं तो कोशिश जो है कि मेहनत अभी हो रही है टू कंप्लीट द एग्रीमेंट। जो भी कागज़ी काम जो होता है काफ़ी डिटेल्ड काम है। कुल मिला के ये 2000 से ज़्यादा पन्ने का एग्रीमेंट है। बहुत डीप और कैसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स एग्रीमेंट है। ये इंडिया के लिए जब कंप्लीट हो जाएगा सबसे ज़्यादा डिटेल्ड और एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। तो इसलिए जो है सारा जो लीगल काम जो होता है उस पर धीरे से काम करना पड़ेगा और बड़े बड़े पेशेंस और मतलब ख्याल से काम करना पड़ेगा। तो वो हो रहा है। उम्मीद रखते हैं कि वी कैन फिनिश इट। सर, इस एफटीए के बीच में क्योंकि जो इंडियन प्रोफेशनल्स यूके में काम कर रहे हैं उनके लिए टैक्स कंट्रीब्यूशन में भी उसमें उनको मदद मिलेगी, एक बेनिफिट उनको होगा, बचत होगी। एक ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में किस तरीके से ये बेनिफिट करने जा रहा है इंडियन प्रोफेशनल्स को? जी, तो एफटीए में टैक्स का पीस नहीं है इसमें। एफटीए के साथ साथ हमने ये एग्री किया है यूके के साथ, एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन साथ में तय होगा। ये जब एफटीए फाइनल होगा अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट, जब दोनों प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था 6 मई को नेगोशिएशंस कंप्लीट हुए हैं, तब उस वक्त में हमने ये भी अनाउंस किया था कि हमने ये भी एग्री किया है यूके के साथ कि डबल कंट्रीब्यूशंस कन्वेंशन भी साथ में लागू होगा जब एफटीए एंट्री इनटू फोर्स होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो लोग इंडिया में अभी अपने पेंशन फंड में पैसे डाल रहे हैं और यहाँ पे आके कुछ 2 या 4 साल के लिए काम करेंगे इंडियन एमएनसी के लिए या दूसरे एमएनसी के लिए, उनको दुगना कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरफ से उनके लिए ये फ़ायदा है कि अपना पेंशन कंट्रीब्यूशन जो देश में दे रहे हैं, इंडिया में दे रहे हैं, वो बरकरार रहे और यहाँ आके उनको दूसरी बार नहीं देना पड़े। जो कि अगर वापस चले जाते हैं तो उनके लिए दैट इज़ नेट लॉस। वो यहाँ का कंट्रीब्यूशन पूरा वेस्ट हो जाता है। तो फेयरनेस के तौर से और इकोनॉमिक वैल्यू के तौर से ये अच्छा है हमारे लिए। पर ये टू वे है। लोग यहाँ पे कभी कभी भूल जाते हैं कि ये टू वे होगा। जो ब्रिटिश लोग जो इंडिया में जाके वर्क करते हैं, और काफ़ी सारे हैं, जर्नलिस्ट हैं, बिजनेस वाले हैं, टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो उनको भी सिर्फ यूके में देना पड़ेगा अपना पेंशन कंट्रीब्यूशन। सो फेयरनेस का भी बात है और इंसेंटिव टू वर्क टुगेदर वो भी है साथ में। उसके अलावा एफटीए में टैक्स के अलावा सिंप्लीफाइड मूवमेंट ऑफ पीपल जो फॉर बिजनेसेस, इसको कहते हैं इंटर कंपनी ट्रांसफर्स। इंटर कंपनी ट्रांसफर्स भी थोड़ा आसान हो जाएगा। मानिए कि अगर यहाँ पे कोई ब्रिटिश कंपनी इंडिया में निवेश करता है, उनके मैनेजर्स को आने जाने में 1 साल या 2 साल में काम करने के लिए उनमें सुविधा होगी। यहाँ पे हमारे टेक कंपनीज को भी सुविधा होगी और हम मेजर इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स यूके में। तो बिजनेस के लिए अच्छा होगा। अगर बिजनेस के लिए अच्छा होगा तो जाहिर है कि प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, सबके लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, दोनों इकोनॉमीज के लिए अच्छा होगा। ओके सर, कुछ सेक्टर्स की अगर बात करें तो आपने डिफेंस का, हेल्थ का, एजुकेशन का जिक्र किया। कोई स्पेसिफिक तरीके से आपको लगता है कुछ सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस रहने वाला, क्योंकि लास्ट ईयर ही हमने एनर्जी को लेकर काफ़ी काम किया है। इस विजिट में कुछ स्पेसिफिक फोकस्ड सेक्टर रहने वाले हैं जिसमें हम शायद ज़्यादा बेहतर काम करेंगे? एक जैसे कि मैंने अभी कहा, मेन मुद्दा ये है हमारे लिए कि अगर आगे जाके देखें तो रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन शुड बी फोकस एरियाज यूके के साथ। जैसे कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी कहा था, हमारी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो यूके के साथ हमने साइन किया था पिछले जुलाई, फाइनलाइज किया था पिछले जुलाई, उसमें 7 पिलर्स हैं। वो 7 पिलर्स क्या हैं? ये है टेलीकॉम्स। यूके और हमारे टेलीकॉम्स इंडस्ट्रीज़ काफ़ी तगड़े हैं एंड हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। एयरटेल ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया बीटी ब्रिटिश टेलीकॉम में। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स तो माइनिंग कर सकते हैं, मगर उसका जो रिफाइनिंग है, उसका बेनिफिशिएशन जो कहते हैं उसका, वो सब साथ में करना है। इनके पास टेक्नोलॉजीज़ है, हमारे पास भी कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, साथ में काम करें तो बेहतर रहेगा। एडवांस्ड मटेरियल्स जो हैं जिसके लिए इंडस्ट्री का में काम आएगा, ड्यूअल यूज़ भी हैं, स्पेस के लिए भी काम आ सकते हैं, डिफेंस के लिए भी काम आ सकते हैं। हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस, जहाँ पे आप तो जानते ही हैं कि कोविड के काल में जो सेरम इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने जो 3 बिलियन वैक्सीन जो दिए थे, ये हमारे जो वैक्सीन का दुनिया में, उसका 80%
सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया और यहाँ पे रिसर्च यहाँ पे हुआ था। तो अगर आप देखें तो हेल्थ केयर में भी काफ़ी जगह है फॉर अस टू वर्क टुगेदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर एंड क्वांटम में दीज आर 7 पिलर्स। तो इनमें पार्टनरशिप के संदर्भ हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया सर, दूरदर्शन न्यूज़ के लिए समय निकालने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा के लिए आज रवाना हो गए हैं। ब्रिटेन यात्रा का मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के साथ व्यापार और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। इस दौरान भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। खबरों में आगे, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय ने कल अपने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी की है। भारत के चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 द्वारा शासित होता है। तदनुसार भारत के चुनाव आयोग ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारी संबंधी गतिविधियां पूरी होने पर भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द की जाएगी। प्रमुख पूर्व घोषणा गतिविधियां जो पहले ही शुरू हो चुकी हैं, उनमें निर्वाचक मंडल की तैयारी, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल है, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों को अंतिम रूप देना और सभी पूर्व उपराष्ट्रपति चुनावों पर पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करना और उसका प्रसार करना शामिल है। दोनों सदनों की कार्रवाई को विपक्ष के हंगामे के चलते कई बार व्यवधान के बाद कल तक के लिए स्थगित हो गई है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के हंगामे और व्यवधान के बीच ही केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 पेश किए। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और खेल संबंधी शिकायतों और विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना है। वहीं राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 का मकसद डोपिंग रोधी कानूनों को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में बिहार में रेलवे के तहत हो रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को रेलवे क्षेत्र में ऐतिहासिक लाभ हुआ है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बिहार के रेलवे बजट में ऐतिहासिक उछाल आया है और 11 वर्षों में 9 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये 9 गुना वृद्धि बिहार की आकांक्षाओं और जरूरतों के प्रति केंद्र सरकार की गहन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार को रेलवे विकास का नया आयाम मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के रेलवे के बजट को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए किया है। इतना ही नहीं, बल्कि सालों से लंबित पड़े प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने पूरा किया है। यानी एनडीए ही शुरू करती है और एनडीए ही इसे पूरा करती है। उन्होंने कहा कि शिवहर सीतामढ़ी रेल परियोजना को तेज गति मिली है और बागमती नदी पर ब्रिज का टेंडर जारी कर दिया गया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अमृत भारत ट्रेनें गरीबों की सुविधा का प्रतीक हैं और इससे बिहार को नई कनेक्टिविटी मिली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिहार के लिए रेलवे के बजट को 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो कि कई वर्षों से लंबित थे। उन सब प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत पुराने जो लक्ष्य थे, पुरानी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा किया। बिहार की जनता के प्रति न्याय केवल एनडीए ही कर सकता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान बताया है कि भारत सरकार सहकारी क्षेत्र को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सबसे पहले राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल 8 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया, जिसमें देश की 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 30 करोड़ सदस्यों की जानकारी उपलब्ध होगी।
दूसरा, संसद द्वारा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें 4 पाठ्यक्रम हैं, जिनमें एक पूर्व रूरल मैनेजमेंट संस्थान IRMA का कोर्स शामिल है। तीसरा अहम कदम, नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए DD न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपने नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। केंद्र सरकार ने लोकसभा को हाल ही में एक सवाल के उत्तर में बताया है कि अक्टूबर 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS के पहले 2 दौर के दौरान देश की शीर्ष कंपनियों द्वारा युवाओं को 1,53,000 से अधिक प्रस्ताव दिए गए हैं। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने जवाब देते हुए एक लिखित उत्तर में कहा है कि PM इंटर्नशिप योजना पायलट परियोजना के पहले दौर में साझेदार कंपनियों ने देश भर में PMIS पोर्टल पर 1,27,000 से अधिक इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट किए। इसके सापेक्ष लगभग 1,81,000 उम्मीदवारों से 6,21,00,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। साझेदार कंपनियों ने 60,000 से अधिक उम्मीदवारों को 82,000 से अधिक इंटर्नशिप प्रस्ताव दिए, जिनमें से 28,000 से अधिक उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप में शामिल होने के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए और 8,700 से अधिक उम्मीदवार उनकी इंटर्नशिप में शामिल हुए। उन्होंने लिखित उत्तर में बताया कि 9 जनवरी को शुरू हुई PM इंटर्नशिप योजना पायलट परियोजना के दूसरे दौर में लगभग 327 साझेदार कंपनियों ने देश के 735 जिलों में 1,18,000 से अधिक इंटर्नशिप अवसर पोस्ट किए हैं। इस दौर में 2,14,000 से अधिक आवेदकों में से 4,55,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। भारतीय मजदूर संघ के 70 साल पूरे होने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई अन्य गणमान्य लोगों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ भारतीय मजदूरों को समर्पित संगठन है। मजदूरों के हितों को संरक्षित करना इसका ध्येय है। श्रमिक एक देश को बनाता है। श्रमिक की शक्ति से देश में सड़कें बनती है, देश में पुलें बनते हैं, देश में निर्माण होता है। दोस्तों, कोई भी देश को आगे बढ़ना है तो देश को स्वीकार करना होता है कि किसकी शक्ति उसके पीछे लगी है। दोस्तों, कई शक्तियों का तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन जिसके श्रम, जिसके पसीने के एक एक बिंदु से एक एक ईंट लगती है, एक एक निर्माण कार्य के पीछे उसका श्रम लगता है, उस श्रम का सम्मान करना, उसको सही दिशा में मार्गदर्शित करना, उसके लिए कार्य करना, उसके लिए संघर्ष करना, ये संघर्ष भी सकारात्मक भी हो और आउटपुट देने वाला भी हो, ऐसा कोई संगठन है तो मेरे हिसाब से भारतीय मजदूर संघ है। वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि नई नई टेक्नोलॉजी तो समय समय पर आती जाएगी, लेकिन इसका ऐसा प्रयोग करना है कि श्रमिक क्षेत्र पर आंच ना आए और इसका समाज को लाभ मिले, इसका कोई दुष्प्रभाव ना हो।
जीवन में परिश्रम की क्षमता जैसे कम होती है, वैसे आगे चल के श्रम की प्रतिष्ठा पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगने की संभावना है। और श्रम समाज को स्थापित करने वाले धर्म का अंग है, तो ये प्रतिष्ठा कम होके चलेगा नहीं। अब इन बातों का विचार कैसे करना? टेक्नोलॉजी रिजेक्ट करो, हो नहीं सकता। वो आएगी, वो ज्ञान का शोध चल रहा है, उसमें से नई नई बातें आने लगी। आई हुई बात को कैसे संभालना, उसके जो परिणाम होंगे उसमें श्रमिक क्षेत्र पर आंच न आए, पूरे समाज को भी उससे सुख मिले, कोई नई समस्या उत्पन्न न हो। इसलिए सोचना और सोच के आधार पर करना, ये भी हमको करना पड़ेगा। कार्यक्रम में बीएमएस के अध्यक्ष हिरण्मय पांड्या ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ का लगातार विस्तार हो रहा है और आज ये नंबर 1 की श्रेणी में शामिल हो चुका है। उन्होंने बताया कि ये संघ युवा और महिलाओं का नेतृत्व करने में भी सफल रहा है और राष्ट्रहित के लिए सबसे आगे खड़ा है। भारतीय मजदूर संघ अपनी दक्षता, संवाद और संघर्ष के माध्यम से एक अनुशासित और कर्मठ संगत की पहचान बनाई है। इसी प्रकार भारतीय मजदूर संघ आज हर वर्ष 150 से अधिक नए यूनियनों को संबद्धता दे रहा है और लगातार उसका विस्तार हो रहा है। हमने अपने इस कार्यक्रम में न केवल विस्तार किया है, किंतु गहराई भी लाए हैं। बहुत ऊंची गहराई के आधार पर कार्य संभाला है। हमारा संगठन युवा और महिला दोनों का नेतृत्व के स्थान न केवल देश पर वे वैश्विक स्तर पर भी करने में सफल रहा है। पहले देश में उद्योग और उद्यम का एक समृद्ध केंद्र माने जाने वाला बंगाल अब उद्योग के लिहाज से पिछड़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राज्य के खराब हालात को देखते हुए हजारों कंपनियों ने अपने ऑफिस को दूसरे राज्यों में स्थानांतरित कर दिया है। पिछले 14 वर्षों में 6,688 कंपनियां राज्य से पलायन कर चुकी हैं। इसे लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 2011 में ही तृणमूल कांग्रेस राज्य में सत्ता में आई थी। पश्चिम बंगाल से कंपनियों के पलायन की जानकारी राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2011 से अब तक 6,688 कंपनियां पश्चिम बंगाल से बाहर जा चुकी हैं। इसमें सबसे ज्यादा पलायन 2017 से 2018 में देखा गया, जब 1,000 से ज्यादा कंपनियों ने राज्य में अपने दफ्तरों को बंद कर दिया। इसे लेकर भाजपा नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट में कहा है कि पिछले 14 सालों में 6,688 कंपनियां पश्चिम बंगाल छोड़कर चली गईं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के तहत 6,688 कंपनियों ने 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2025 के बीच अपने पंजीकृत कार्यालयों को पश्चिम बंगाल से अन्य भारतीय राज्यों में स्थानांतरित कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल छोड़ने वाली 6,688 कंपनियों में से 110 कंपनियां स्थानांतरण के समय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थीं। व्यवसायों का ये सामूहिक पलायन टीएमसी शासन के तहत राज्य के औद्योगिक माहौल की एक भयावह तस्वीर पेश करता है। जहां बंगाल कभी उद्यम का केंद्र हुआ करता था, वहीं खराब शासन, नीतिगत अस्थिरता और निवेशकों के विश्वास की कमी ने कंपनियों को यहां से दूर कर दिया है। 2015-2016 में 869 कंपनियां चली गई। 2016-2017 में यह आंकड़ा 918 कंपनियां ऐसी हुई जो चली गई राज्य को छोड़ के। 2017 और 2018 में 1,027 कंपनियां चली गईं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र में 1308, दिल्ली में 1297 कंपनियां गई, उत्तर प्रदेश में 889, 79, छत्तीसगढ़ में 511, गुजरात में 423 और राजस्थान में 333 कंपनियों का स्थानांतरण हुआ है। अमित मालवीय ने कहा कि असम, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना ने भी सैकड़ों कंपनियों को आकर्षित किया है। अमित मालवीय ने कहा कि ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में
नौकरियों के नुकसान, आर्थिक गिरावट और निवेशकों के घटते विश्वास को दर्शाता है। अब ये पूछने का समय आ गया है कि इस आर्थिक पलायन के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। स्पेशल टास्क फोर्स नोएडा की टीम ने कविनगर में चल रहे अवैध दूतावास का भांडाफोड़ किया है। टीम ने अवैध दूतावास का संचालन करने वाले आरोपी हर्षवर्धन जैन को हिरासत में लिया है। कविनगर निवासी हर्षवर्धन जैन कविनगर में किराए के मकान में अवैध रूप से दूतावास चला रहा था। खुद को वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पोल्विया और लोडोनिया देशों का एम्बेसडर बताता था। कार्रवाई में एसटीएफ ने डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियां, बड़ी हस्तियों के साथ फोटो, नकदी भी बरामद की है। आरोपी मुख्य रूप से कंपनियों और लोगों को बाहर के देशों में काम दिलाने के नाम पर दलाली तथा शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला रैकेट चलाता था। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।